हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करेंगे कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का और दूसरा कंपोजिशन स्कीम। सो इस वीडियो में हम कंपोजिशन स्कीम समझेंगे। सेक्शन नंबर 10 जो है वो डील करता है कंपोजिशन स्कीम के बारे में। एक ही सेक्शन दिया है, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, दो तरह का यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम्स होती है। पहला कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2) विच इज कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, और दूसरा है कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 10(2)(a) विच इज कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। ठीक है। कंपोजिशन स्कीम क्या है? एक तरह का ऑप्शनल स्कीम यहाँ पर आपको दिया गया है। आप चाहो तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे कर सकते हो, चाहो तो नॉर्मल टैक्स भी यहाँ पर टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो देखो, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड रुपीज 1.5 सीआर, अगर 1.5 सीआर एक्सीड नहीं करता है तो वो व्यक्ति यहां पर एलिजिबल है टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है। बट अब ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 1.5 सीआर का, ये लिमिट चेंज होकर के हो जाएगा 75 लाख इन केस ऑफ 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दिए हुए हैं। इन 8 स्टेट्स के केस में आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 75 लाख रहेगा। अदरवाइज नॉर्मल लिमिट कितना है? 1.5 सीआर। ठीक है। सो कौन कौन से स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो ये 8 स्टेट्स में आपका लिमिट 75 है, अदरवाइज आपका 1.5 सीआर रहेगा। ठीक है। अब एग्रीगेट टर्नओवर देखना है आपको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। सो एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन क्या होता है? तो देखो, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मेजोरिटी क्वेश्चन जो है इस डेफिनेशन से सॉल्व हो जाएंगे। सो एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है? तो देखो, एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, आपका सारा टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूड होगा, और एग्जाम सप्लाईज हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, और इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पेन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो ये चार चीजें यहां पर इंक्लूड होगी। कौन कौन सी? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इंटर स्टेट सप्लाईज हो गया, और एग्जाम सप्लाईज हो गया। ठीक है। अब उसमें एक्सक्लूड क्या करना है? तो टैक्सेस इंक्लूडिंग सेज पेड अंडर जीएसटी, जीएसटी के जो भी टैक्सेस रहते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेज, ये चारों चीजें यहां पर एक्सक्लूड करनी है। ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोला है? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज। अब देखो, ये कौन सी सप्लाईज है? जो आपका इनवर्ड सप्लाई, आपके जो परचेजेस हैं वो कभी भी आपके टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है। वो किसी और का टर्नओवर है, आप सिर्फ यहां पर रिवर्स चार्ज के अंदर टैक्स का पेमेंट कर रहे हो। सो दो चीजें आपको एक्सक्लूड करना है। क्लियर है? आई होप ये डेफिनेशन आपको समझा है। एक बार फिर से क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज, एक्सपोर्ट एंड इंटर स्टेट सप्लाईज। और एक्सक्लूड क्या करना है? जीएसटी के टैक्सेस इंक्लूडिंग जीएसटी कंपनसेशन सेस, और दूसरा वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल अंडर आरसीएम। क्लियर है? अब यहां पर एक एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 10। ये क्या बोलता है कि देखो, जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो तो आपको एक चीज इंक्लूड करना है, एक एक्सक्लूड करना है। इंक्लूड क्या करना है? तो बोला है इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ सप्लाईज फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट ऑफ हिज बिकमिंग लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखो, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनते हो तब तक का आपको जो है टर्नओवर यहां पर इंक्लूड करना है। अब समझो, मान लो अप्रैल मंथ है, ठीक है, और आपका टर्नओवर है 2 लाख रुपीस। अब अप्रैल से लेकर के आपका बिजनेस चालू है, अक्टूबर में आकर के आपका जो है थ्रेशोल्ड लिमिट यहां पर एक्सीड करता है। ठीक है। जो भी आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है 20 लाख 40 लाख का, सो वो अगर एक्सीड करता है तो यहां पर अक्टूबर में आप लाइबल होंगे फॉर रजिस्ट्रेशन। सो ये इन बिटवीन जितना आपने किया है ना, वो सारा ही आपका टर्नओवर का पार्ट बनेगा। ठीक है। वो आपको इंक्लूड करना, जितना आपका सेल्स है वो सारा इंक्लूड करते जाना, तभी आपको पता चलेगा कि आपका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हुआ है। ठीक है। सो जब भी एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो आपको इंक्लूड करना है। नेक्स्ट, एक्सक्लूड क्या करना है? वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विसेज provided by way of extending deposits, loans and advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount. इंटरेस्ट और डिस्काउंट कभी भी आपका टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है। इवन दो वो एग्जाम सप्लाई है, लेकिन वो यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। सो दो चीजें आपको ध्यान रखना है। एक चीज इंक्लूड क्या करना है? 1 अप्रैल से लेकर के जिस दिन आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ है तब तक का टर्नओवर इंक्लूड करना है, और एक्सक्लूड क्या करना है? इंटरेस्ट और डिस्काउंट। क्लियर है? अब अगर आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करते हो तो क्या रेट लगेगा आप पे? तो देखो, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर हो, उसको टैक्स पेमेंट करना है 1% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब 1% उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी। ठीक है। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस है आपका, उस केस में रेट हो जाएगा 5% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है। और दूसरा, अगर आप जो है मैन्युफैक्चरर भी नहीं हो, रेस्टोरेंट सर्विस भी नहीं है, ठीक है, दूसरा कोई अदर केस है, ट्रेडर हो मान लो आप, या होलसेलर हो, उस केस में आपका रेट लगेगा 1% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ये ध्यान रखना कि कौन सा बोला है? टैक्सेबल सप्लाईज।
फर्स्ट केस में सिर्फ 1% ऑफ टर्नओवर बोला था, लेकिन अगर अदर्स का केस है, ट्रेडर का केस है, तो 1% ऑफ सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज लेना है, एग्जाम सप्लाईज पर कभी भी रेट मत लगा देना, ठीक है। सो 1% मतलब 0.5% सीजीएसटी एंड 0.5% एसजीएसटी, क्लियर है। सो ये रेट्स आपका यहाँ पर रहेगा। अब कंपोजिशन स्कीम के अंदर यहाँ पर एक मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि देखो, अ पर्सन इंगेज इन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस। मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है? जो व्यक्ति गुड्स का सप्लाई भी कर रहा है और साथ में कुछ सर्विसेज भी दे रहा है, ठीक है। एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर रहा है, गुड्स के साथ में कुछ सर्विस दी जा रही है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस। अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ करके कोई और सर्विस दे रहा है साथ में, आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स, ठीक है। सो वो भी यहाँ पर गुड्स के कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल हो जाएगा। अब इसके लिए क्या बोला है कि देखो, जब भी आप साथ में कुछ मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो तो आप कर सकते हो वो सप्लाई, लेकिन कितना कर सकते हो? तो बोला है 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है। सो दोनों में से हायर आपको देखना, इतना आप मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो। कितना? 10% ऑफ द टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और ₹5 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है। सो ये आप साथ में दे सकते हो। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन 2 टू सेक्शन नंबर 10 क्या बोलता है? एक्सप्लेनेशन 2 बोलता है कि जब भी आप टैक्स का पेमेंट निकाल रहे हो, टैक्स पेबल आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको ये दो चीजें जो है ये इंक्लूड नहीं करना है। कौन कौन सी? पहला, सप्लाईज फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब देखो, पहले हमने ये इंक्लूड किया था, अब ये एक्सक्लूड करने को बोल रहा है। ऐसा क्यों? तो समझो, जब आप अप्रैल में यहां पर मान लीजिए आपका बिजनेस चालू है, लेकिन आप यहां पर जो है लाइबल हुए हो अक्टूबर में, ठीक है। अक्टूबर में आपका टर्नओवर जो है वो 20 लाख रुपीस को क्रॉस करता है, मान लीजिए 22 लाख हो जाता है। सो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो गया, अब आप एलिजिबल हो गए। सो जब आप टैक्स का पेमेंट निकाल रहे हो, तो वो तो अक्टूबर के बाद में जितना सप्लाई किया है उस पर टैक्स पे करोगे ना। पहले पे क्यों करोगे? पहले के मंथ्स में आप लाइबल ही नहीं थे, आप रजिस्टर्ड ही नहीं थे। जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो तो टैक्स का पेमेंट कहां आएगा, है ना। सो जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे उसके बाद आपको टैक्स का पेमेंट करना है। सो जितना सप्लाई आपने 1 अप्रैल से लेकर के डेट ऑफ लाइबल ऑफ रजिस्ट्रेशन तक किया है, उस पर कभी भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, क्लियर है। तो वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। दूसरा, exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans and advances insofar as the consideration is represented by way of interest or discount. इंटरेस्ट और डिस्काउंट तो ऑलवेज एक्सक्लूड होगा, ठीक है। चाहे आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो, एग्रीगेट टर्नओवर में भी आपको एक्सक्लूड करना है, और जब टैक्स पेबल निकाल रहे हो तब भी एक्सक्लूड करना है। लेकिन जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो तो ये चीज इंक्लूड करना है, जो आपका 1 अप्रैल से लेकर के जिस दिन आप लाइबल हुए हो रजिस्ट्रेशन के लिए, वो टर्नओवर आपको इंक्लूड करना है। लेकिन जब टैक्स पेबल निकाल रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो पहले का टर्नओवर है। अब आपको जो है टैक्स का पेमेंट कब करना है? जब लाइबल होगे उसके बाद टैक्स का पेमेंट करोगे, क्लियर है। सो आई होप ये समझा है। अब दूसरा सेक्शन क्या बोला है? सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 ये बोलता है पर्सन्स नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। कौन कौन से पर्सन्स एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। यहां पर कुछ कंडीशंस दी गई है, वो व्यक्ति यहां पर जो है एलिजिबल नहीं होंगे। पहला, अ पर्सन इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट रेस्टोरेंट एंड आउटडोर केटरिंग सर्विसेज। मतलब कोई व्यक्ति जो है सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहा है एक्सक्लूसिवली, तो फिर वो यहां पर एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। हम यहां पर जो देखा हमने, मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस आप कर सकते हो, ठीक है। गुड्स के साथ में कुछ सर्विस देना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो अप टू दिस लिमिट, लेकिन सिर्फ एक्सक्लूसिवली आप सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकते हैं। यहां इसका एक्सेप्शन क्या दिया है? रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, ठीक है, और आउटडोर केटरिंग सर्विसेज, ये है तो अलाउड हो जाएगा। दूसरा, सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स। ऐसा कोई सप्लाई है जो लेविएबल टू टैक्स ही नहीं है। थर्ड क्या बोला है? सप्लायर मेकिंग एनी इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज। क्या कर रहा है? इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अगर है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर आपका इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाईज है तो आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। आउटवर्ड सप्लाई आपको नहीं करना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोला है? पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज, पहले गुड्स था लेकिन वो जो है अमेंड हो गया है। सो यहां पर क्या बोला है? पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, वो व्यक्ति भी यहां पर एलिजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर ऑफ द फॉलोइंग नोटिफाइड गुड्स। कौन कौन से गुड्स दिए हैं? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, ऑल गुड्स, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, एरेटेड वाटर हो गया, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट्स, फ्लाई एश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ्स, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्थन और रूफिंग टाइल्स। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडर यहां पर अलाउड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है या ट्रेडर की, ठीक है। तो यहां पर आईसीएआई आपको टेस्ट कर सकता है। तो ट्रेडर अगर है तो वो अलाउड होगा, मैन्युफैक्चरर है तो वो अलाउड नहीं होगा।
और लास्ट क्या बोला है, ही इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सीटीपी एंड एनआरटीपी के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है 10(2) की। अगर ये कंडीशंस आप फुलफिल करोगे तो ही आप एलिजिबल हो टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। क्लियर है। अब नेक्स्ट ये देखो, एक पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखना है कि जब भी आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो वो आपको जो है एज ए होल आपको लेना है, जितना आपका एंटिटीज है। मान लीजिए मेरा एक एंटिटी है जो राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान में मेरा यहाँ पर एक एंटिटी है, गुजरात में मेरा दूसरा एंटिटी है, महाराष्ट्र में मेरा तीसरा एंटिटी है। तो अगर मैं कंपोजिशन स्कीम ले रहा हूं तो मैं तीनों ही यहाँ पर ब्रांचेस के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। और मेरे एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो एज अ होल इंडिया के ऊपर देखा जाएगा, ठीक है। और जब भी आप स्कीम ले रहे हो तो सबके लिए लेना पड़ेगा, अगर नहीं ले रहे हो तो आपको किसी के लिए भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि मैंने राजस्थान में यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम ले लिया और गुजरात में मैं नॉर्मल स्कीम के अंदर टैक्स पेमेंट कर रहा हूं, ऐसा अलाउड नहीं होगा, ठीक है। सो स्कीम जो है वो सारे ही एंटिटीज को यहाँ पर इक्वली एप्लीकेबल रहेगा। Clear है। So where more than one registered person are having the same PAN, the registered person shall not be eligible to opt for scheme under subsection 1 unless all such registered person opt to pay tax under that subsection। मतलब सारे ही persons को यहाँ पर जो है कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज विच इज सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A। ठीक है। अब ये स्कीम क्या बोलती है, देखो ये जो है गवर्नमेंट बाद में लेकर के आई, जो सर्विस सप्लायर है जो सिर्फ सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए स्कीम एप्लीकेबल है। अगर कोई पर्सन है जो एलिजिबल नहीं है फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(1) एंड 10(2), ठीक है, वहां पर अगर एलिजिबल नहीं है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड ₹50 लाख, मतलब अप टू 50 लाख रुपीज तक है आपका टर्नओवर, तो आप एलिजिबल हो टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम ऑफ सर्विसेज अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, ठीक है, 2A। अब रेट क्या लगेगा, तो रेट हो जाएगा 6%। 6% की रेट से आपको टैक्स का पेमेंट करना है, 3% CGST, 3% SGST। अब जब ये आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो कुछ यहाँ पर कंडीशंस दी गई है। कंडीशन सेम है जो हमने ऊपर देखी थी 10(2) की, वही कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन वहां पर जो है हटा दी गई है, ये फर्स्ट वाली ए वाली, जहां पर बोला था अ पर्सन एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि ये तो कंपोजिशन स्कीम ही सर्विसेज के लिए है तो वो अलाउड हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सारी जो कंडीशंस है सेम है। क्या क्या है देख लेते हैं। कोई भी पर्सन जो इंगेज्ड है इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच आर नॉट लेविएबल टू टैक्स, जिस पर टैक्स नहीं लगता है। दूसरा, कोई भी पर्सन जो इंगेज्ड है इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज, ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना, आउटवर्ड सप्लाई लिखा है, इनवर्ड सप्लाई नहीं। आप इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाईज कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेचना आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, इंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप अपनी सर्विसेज ईसीओ के द्वारा कर रहे हो तो वो भी अलाउड नहीं होगा। चौथा, मैन्युफैक्चरर हो गए जो नोटिफाइड गुड्स के, और पांचवा क्या है, सीटीपी एंड एनआरटीपी, ये लोगों को कंपोजिशन स्कीम जो है अलाउड नहीं रहेगा। क्लियर है। प्रोवाइजो सेम चीज बोलता है, अगर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रहे हो तो सारी एंटिटीज के लिए करना पड़ेगा, ठीक है, जो रजिस्टर्ड है अंडर सेम पैन। क्लियर है। अब उसके अलावा जो है कुछ कॉमन पॉइंट्स दिए हैं जो कंपोजिशन स्कीम के लिए आपको ध्यान रखने हैं, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो। पहला, जो भी व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है उसको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 9(3) और 9(4) ऑन इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस। मतलब कोई भी ऐसा आपका इनवर्ड सप्लाईज है जिस पर आपको आरसीएम के अंदर टैक्स का पेमेंट आ रहा है तो वो आपको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, इवन दो आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। दूसरा, आप सीटीपी एंड एनआरटीपी नहीं हो सकते। तीसरा, जो भी व्यक्ति यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है वो यहां पर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता। टैक्स इनवॉइस रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है जो नॉर्मल स्कीम में है, ठीक है। कंपोजिशन पर्सन जो है वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है और उसके टॉप पर उसको यहां पर लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ठीक है। जो भी आपका बिल ऑफ सप्लाई रहेगा उसके टॉप पर आपको ये लिखना है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। क्लियर है। और जो भी आपका बिजनेस प्रेमाइसेस है या कोई भी नोटिस हो गए या साइन बोर्ड्स हो गए, वहां हर जगह आपको लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। आप यहां पर टैक्स चार्ज नहीं कर सकते, अपने कस्टमर से टैक्स ले नहीं सकते, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब आप जब कंपोजिशन स्कीम जो है कब ऑप्ट कर सकते हो, सो इंटीमेशन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन लेवी, रूल 3 एंड रूल 4, कब आपको जो है यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम लेना है। दो केसेस हो सकते हैं। देखो, पहला, जब आप नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, ठीक है, नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो आपके पास ऑप्शन है, आप को जो है कंपोजिशन स्कीम में भी ले सकते हो और नॉर्मल स्कीम के अंदर भी ले सकते हो। सो अगर कोई न्यू रजिस्ट्रेशन है उस केस में द पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी एट एनी टाइम
ड्यूरिंग द ईयर व्हाइल अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। आप कोई भी टाइम पे यहाँ पर कंपल्सरी स्कीम ले सकते हो। और इफेक्टिव डेट क्या होगा? द डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज इफेक्टिव। जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिलेगा वहां से ही आपका कंपल्सरी स्कीम जो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। दूसरा केस क्या है? जहां पर आप रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब आप ऑलरेडी जीएसटी के में रजिस्टर्ड हो, लेकिन आप जो है अभी रेगुलर स्कीम के अंदर हो और अब आपको जो है कंपल्सरी स्कीम के अंदर आना है। वो केस में जो है आप सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में ही आ सकते हो। 1 अप्रैल से ही आप यहां पर आ सकते हो। इन बिटवीन, साल के बीच में आप कभी भी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर ही आप ऑप्ट कर पाओगे। और वो इफेक्टिव कब रहेगा? कंपोजिशन लेवी शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। वहीं से आपका जो है बिगिनिंग कहेगा। अब जब भी आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आप ऑप्ट कर रहे हो फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा फॉर ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, तो इंटीमेट करके जो है आप यहां पर जो है स्विच कर सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी। सेक्शन 10(3) रीड विद रूल 6। आपका कंपोजिशन स्कीम जो है वैलिड कब तक रहेगा, मतलब कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, कब उसको विड्रॉ किया जा सकता है। सो 3 सिनेरियोज यहां पर देखते हैं। पहला, द टैक्सेबल टैक्स पेयर सीजेस टू सेटिस्फाई कंडीशन। अब देखो सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 के अंदर हमने कंडीशंस देखी थी। अगर आप कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज ले रहे हो, सो वहां पर भी कुछ कंडीशंस दी गई थी जो आपको फुलफिल करना है। या फिर आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है जो वो एक्सीड कर जाता है थ्रेशोल्ड लिमिट को, जो 1.5 CR हो गया या 7.75 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर वो आप एक्सीड कर जाते हो, उस केस में आपका विड्रॉ हो जाएगा कंपोजिशन स्कीम। उस केस में जब भी आपका टर्नओवर एक्सीड होता है, उसके 7 डेज के अंदर, विद इन द पीरियड ऑफ 7 डेज, आपको एक इंटीमेशन देना पड़ेगा फॉर विड्रॉल ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, और वो विड्रॉल आपका जो है इफेक्टिव कब से होगा? द डेट इंडिकेटेड इन हिज इंटीमेशन। जो आपने इंटीमेशन दिया है उसके अंदर जो डेट मेंशन की होगी, वहां से आपका कंपोजिशन स्कीम जो है विड्रॉ मान लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा केस, जब आप वॉलेंटरी विड्रॉ कर रहे हो, मतलब आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं किया है, ना ही आपने कोई कंडीशंस को ब्रीच किया है। ठीक है, आप सारी कंडीशंस भी फुलफिल कर रहे हो, लेकिन आप अपनी इच्छा से जो है वो विड्रॉ कराना चाह रहे हो, उस केस में क्या होगा? उस केस में भी आपको इंटीमेशन फाइल करना पड़ेगा बिफोर द डेट ऑफ सच विड्रॉल। जब भी विड्रॉ कर रहे हो उससे पहले आपको एक इंटीमेशन देना पड़ेगा, और जो डेट आप इंटीमेशन में मेंशन करोगे वही आपका इफेक्टिव डेट ऑफ विड्रॉल मान लिया जाएगा। क्लियर है? थर्ड केस, जहां पर जो है आपका विड्रॉल जो होता है वो डिनायल होता है बाय टैक्स अथॉरिटी, मतलब टैक्स अथॉरिटी उसको डिनाई कर रही है, तो उस केस में विड्रॉल का इफेक्टिव डेट क्या होगा? द डेट डिटरमाइंड बाय द टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, सो जो भी डेट डिटरमाइन करेगी टैक्स अथॉरिटी, वहां से आपका जो है कंपोजिशन स्कीम विड्रॉल मान लिया जाएगा। अब इन तीनों ही केसेस में आपको ध्यान रखना है, जब भी आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपको यहां पर अपना डिटेल्स देना पड़ेगा, डिटेल्स ऑफ द स्टॉक इन इनपुट, स्टॉक ऑफ इनपुट्स, जितना इनपुट्स आपके स्टॉक में है, एंड द इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक बाय हिम ऑन द डेट ऑन विच द ऑप्शन इज विड्रॉन एंड डिनाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। मतलब जब आपका जो कंपोजिशन स्कीम है वो विड्रॉ हो जाता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको यह डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। आपका स्टॉक का जो है इनपुट्स का, और इनपुट्स कंटेंट इन सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड फिनिश्ड गुड्स का डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? अब जो भी इंटीमेशन एक बार जो विड्रॉ हो गया, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि सारी एंटिटी से विड्रॉ हो गए। ठीक है, जो हमारे एग्जांपल में देखा था, अगर राजस्थान का जो एंटिटी है, ठीक है, राजस्थान का एंटिटी या गुजरात का एंटिटी, कोई एक एंट्री का अगर आप विड्रॉ होता है कंपोजिशन स्कीम, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि सारी एंटिटीज जो है वो यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम के बाहर आ गई है, और अब उन जो है टैक्स का पेमेंट आपको नॉर्मल स्कीम के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब ये जो चीजें हैं वो ऑल इंडिया बेसिस पे आपको देखना है। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 4। ये क्या बोलता है? देखो, जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 10(1) या 10(2)(a) के अंदर, वो कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता अपने कस्टमर से। ठीक है, आप जब भी गुड्स को सेल कर रहे हो, आप जो है टैक्स वहां पर चार्ज नहीं कर सकते हो, आप एलिजिबल ही नहीं हो, ना ही आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना है। ठीक है, और नेक्स्ट सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है कि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट किया है, या फिर वो एलिजिबल नहीं था और उसने ऑप्ट कर लिया है, उस केस में जो है यहाँ पर प्रॉपर ऑफिसर आप पर ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, और अगर वो चाहे तो डिमांड एंड रिकवरी के प्रोविजंस भी इन्वोक कर सकता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 73 एंड 74 के प्रोविजंस भी आप पर लगा सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंपोजिशन स्कीम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।